वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आज की इस कड़ी में आप मेरे साथ देख रहे हैं फ्रेम में जो शख्सियत मौजूद हैं, फार्मर मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर प्रिया सेठी जी। प्रिया जी, बहुत शुक्रिया, ये टाइट शेड्यूल होता है आप लोगों का टाइम देने के लिए। प्रिया जी, मैं पीर पंचाल से आता हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा वहाँ भी रहेगा। एक देरीना मांग जो थी पहाड़ी तबका की, तो वो आपने फुलफ़िल की, इसमें कोई शक नहीं है कि पहाड़ी तबका के अंदर काफ़ी उत्साह है इस चीज़ को लेके। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, पहाड़ी तबका के अंदर इस वक्त थोड़ा तज़ब्ज़ब है कि भाजपा का, बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ नहीं उतर रहा। तो क्या माजरा है, क्यों इतना डिले, क्यों इतना लेट? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर व्यक्ति को जो है एक न्याय मिला है, और उसी में जो पहाड़ी समाज के हमारे जो लोग थे उनको भी जो न्याय अभी मिला, बहुत बड़ा एक इशू था जो 70 साल से कभी जो सो कॉल्ड एनसी कांग्रेस वगैरह ने कभी नहीं दिया। कुछ इश्यूज़ रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, तो मुझे लगता है कि वो कुछ इश्यूज़ को हमें सेंट्रल लीडरशिप पे छोड़ देना चाहिए एंड उस पर बात रखना या कुछ करना, आई डोंट फील आई शुड स्पीक ऑन दैट, बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से एब्रोगेशन हुआ जब 370 का, और जब हमारा नेतृत्व डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री जी और हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने किया, तो हमने इस प्रदेश को बहुत फलते फूलते देखा है। डेवलपमेंट का एक अलग ही दौर आपने देखा यहाँ पे रोड्स, टनल्स का जिस तरह से आगाज़ हुआ, जिस तरह से काम हुआ, जिस तरह से पर डे का काम जो आप देखें, जिस तरह से बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंटरेस्ट के इंस्टीट्यूशंस यहाँ आने शुरू हुए, जिस तरह से मिलिटेंसी को क्रब किया गया, तो कई कुछ इश्यूज़ को लेकर मुझे लगता है कुछ लीडरशिप पे इसको छोड़ देना चाहिए। निर्णय लेना, काम भी करना, उनका मतलब मकसद सिर्फ वोट बैंक नहीं होता, मकसद सिर्फ ये नहीं रहता, लेकिन हर समाज के हर व्यक्ति को एक न्याय मिले, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास करती है। और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरह से लीडरशिप सोच रही है और किस तरह से लीडरशिप आगे इसको लेके जाएगी। कल होम मिनिस्टर साहब का एक बयान जो है वो आया जब जम्मू में रैली कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर की अभी किसी सीट पे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसकी वजह पब्लिक जानना चाहती है कि कश्मीर में कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा जा रहा भाजपा की, बीजेपी की तरफ से। क्या कोई खदशा है आपको, वहाँ डर है हार का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने देखा डीडीसी के इलेक्शंस में हम सब लड़े थे, हमने सारी सीटों पे अपना वो किया था, और 3 हमारे कमल के फूल भी खिल के जो है आए थे, 3 डीडीसी मेंबर्स। कुछ इश्यूज़ रहते हैं जिसके अंदर लीडरशिप को निर्णय लेने पे उनको लगता है कि निर्णय लेना चाहिए, ऐसा तो उन्होंने लिया। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको सेंट्रल लीडरशिप पे छोड़ देनी चाहिए। जो हम सोचते हैं उससे 50 साल के बारे में वो सोचते हैं, दे थिंक अबाउट इट। और आपने देखा कि हमारा हर बार जब हमने 1980 से जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का जब हमने नींव रखा गया, जब हमारा हम उसमें आए, हमारी पार्टी जो स्थापना में आई, उस समय से लेकर आज तक हम कहते थे कि हम 370 को हटाएंगे, 370 को हटाएंगे। हमारा हर बार विजन डॉक्यूमेंट में हमारा ये रहता है, हम 370 को हमने हटा के बताया आपको। आफ्टर इट टुक ईयर्स, बिकॉज पूरे आने में या हमारे इतने पार्लियामेंट्रीज आने में और एक डिसीजन फैक्टर आने में समय लगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो समय के साथ ही अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें लीडरशिप पे छोड़ देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है जिस तरह से आज पीस है, जिस तरह से आज डेवलपमेंट है, जिस तरह से लोग जगह जगह से उठ के यहाँ पे टूरिस्ट बनकर आते हैं, तो एक बड़ा उत्साह की बात रहती है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो है हमारी लीडरशिप पे छोड़ देनी चाहिए। प्रिया जी, मैं समझना चाहूँगा, आपने बात करते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं और एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस जो है वो लाई हैं, लेकिन जिस ज़िला से मैं आता हूँ, पुंछ से, वहाँ अगर हम बात करें आज की डेट में भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर वो फैसिलिटी नहीं लोगों को मिल रही है। मान लो अगर कोई डिलीवरी के लिए हमारी माँ बहन लेडी वहाँ जाती है तो उनका बीपी हाई हो जाता है, उनको जम्मू रेफ़र कर दिया जाता है। इसी तरह अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको जम्मू रेफ़र कर दिया जाता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड क्यों नहीं कर पाई बीजेपी अभी तक? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ किया है आपने। कितने मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे लाए हैं, ठीक है। कुछ रिमोट एरियाज़ के अंदर ऐसी समस्याएं उठती हैं, उठनी नहीं चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए
और मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों का कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर, इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जल्दी होना चाहिए, और असेंबली के इलेक्शन जैसे होंगे तो हर एक व्यक्ति जो होता है अपने अपने एरिया पे ज़्यादा फोकस्ड रहता है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी निगाह से निकल जाती हैं। फिर भी आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को अनुरोध करना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ों को इमीडिएटली देखना चाहिए। जो हेल्थ के आपके सेक्रेटरी हैं या कोई है, उनको भी मतलब आपके माध्यम से उनको सीरियसली लेना चाहिए, और आने वाले समय के अंदर जो है, क्योंकि प्राइम इंस्टीट्यूशंस आपके जो प्राइमरी मेडिकल जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। प्रिया जी, इसी के साथ मैं अगर ये बात करूं कि भाजपा का नारा जो है सबका साथ सबका विकास, जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, वो ये कह रही हैं कि ये नारा ज़मीनी सतह पर कहीं भी इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। मुझे बताएं, महिलाओं को 370 हटा के सम्मान किसने दिया? आपको सुशीला सानी का केस याद होगा। वो बेटी थी जम्मू कश्मीर की, और जब उसने अप्लाई किया और उसके कागज़ रिफ्यूज़ कर दिए गए कि शी हैड मैरिड, बाहर उसने शादी की, तो एनसी और कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने उसकी मदद नहीं की। उसको कोर्ट के दरवाजे खटकाने पड़े, और कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, आपको जो है आपको स्टेट सब्जेक्ट आफ्टर मैरिज को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी ये कितना, जब असेंबली में आता था तो ये कोई स्टैंड नहीं रखते थे। अगर किसी ने न्याय जम्मू कश्मीर के अंदर दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और महिला शक्ति को, खासकर नारी शक्ति को। उस समय 60% ऑफ विमेन आर अलग अलग उसके हैं, 40-60 का रेशो है हमारा। तो वोट बैंक को सोच के नहीं दिया, उन्होंने नारी को सशक्त करना था, महिलाओं को सशक्त करना था, इसलिए 370 हटाया। दूसरा, वाल्मीकि समाज की बेटी जब पढ़ लिख जाती है, MBA कर लेती है, सब कुछ कर लेती है, लेकिन जब उसको जॉब की बारी आती है, उसको कहा जाता है नहीं, तुम वही पुश्तैनी जो तुम्हारा काम है, जिसके लिए तुमको पंजाब से यहाँ लाया गया, तो वही करो। ये NC, कांग्रेस और PDP के समय की बात है। और न्याय किसको, उस बच्चे को किसने दिलाया? माननीय प्रधानमंत्री श्री भाई मोदी जी ने कहा भाई तू MBA पढ़ गई है तो यू कैन अप्लाई, यू आर अ सिटीजन ऑफ द स्टेट। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को किसने संज्ञान लिया? 70 साल क्या इनके दिमाग में दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ इन लोगों का? लेकिन नहीं, ये वोट बैंक, हम कहते हैं वोट बैंक की राजनीति नहीं है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, अब मुस्लिम महिलाओं को 3 ट्रिपल तलाक से किसने निजात दिलाई? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उनके खातों के अंदर अगर पैसे पहुंचाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो एक रिवोल्यूशनरी तरीके से सोचना, एक रिफॉर्मिस्ट होना, एक डिसीजन लेना, 500 साल के बाद आज कल श्री राम जी ने अपने घर के अंदर जो है अपना जन्मदिन मनाया है। 500 साल तक जिस धरती पे वो रहते हैं, जिसके वो आराध्य हैं, उनको 70 साल 75 साल तो कांग्रेस थी, कोर्ट के ही चक्कर करवाते रहे, कहते थे राम जी का तो अस्तित्व ही नहीं है। आज आप देखिए वहाँ जाकर, आप लोग देखिए कि यहाँ के जो इश्यूज थे उसको अगर किसी ने डिसीजन पे पहुँचाया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बचाया। यानी आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं? हम सबकी बात कर रहे हैं, हम हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हर व्यक्ति की बात करें, हम डेवलपमेंट का इश्यूज हो तो वो है, अगर किसी डिसीजंस लेने की बात हो तो वो करते हैं, कोई डिसाइसिव, अगर आपको पाकिस्तान को आंखें दिखाने की बात होती है तो वो करते हैं। मुझे बताएं, इतने आतंकवादी घटनाएं पूरे देश के अंदर हो रही थी, डिसीजन किसने लिया? आर्मी पहले भी थी, आर्म फोर्सेस पहले भी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस पहले भी थी, हर चीज़ था, देश तो चल रहा था, लेकिन खुला आम जो निर्णय लेने का डिसीजन जो है, इनको किसने दिया? या तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे हमने न्यूक्लियर का विस्फोट किया था, पोखरण आपने देखा, पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर एक देखा गया कि न्यूक्लियर ये एक कंट्री हो गया। उसके बाद अगर किसी ने डिफेंसेस को इतना स्ट्रॉन्ग किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। यानी कि किसी भी इशू पे, चाहे वो नेशनलिस्ट इशू हो, चाहे वो लोगों का इशू हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो समाज के अंदर न्याय देने की बात हो, अगर कोई करता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। बताइए, ये 70 साल ये लोग भी रहे, इन लोगों ने क्या किया आज तक? ये तो बोलते रहे ना कि डिजिटाइजेशन नहीं होगा, हम 1 रुपया भेजते हैं वहाँ से 15 पैसे पहुँचते हैं,
भाई व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई कि 15 अगर आप 1 रुपया भेज रहे हो तो नीचे ज़मीन पर भी 1 रुपया पहुँचे? ये किसने करना था व्यवस्थाएं बनानी? ये तो प्रधानमंत्री ने ही करना था। तो आप तो 70 साल नहीं करते रहे, लेकिन 10 साल प्रधानमंत्री जी को जब मिले नरेंद्र भाई मोदी जी को, तो उन्होंने हर चीज़ किया। और आपने एक चीज़ और सुनी होगी, प्रधानमंत्री जी के आने वाले समय के अंदर वो 2024 के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं विकसित भारत को हमने हर व्यक्ति को आगे लेकर आना है। हम 11वें पैदान पे थे इकोनॉमी में, आज हम 5वें पैदान पे। फ्रांस को पीछे छोड़ा, हम कनाडा को पीछे छोड़ा, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा हमने, इन स्पाइट ऑफ दैट कि आपके 2 साल कोविड में निकले। उसके बावजूद तब भी हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई नहीं और हम अगले पैदान पे चले गए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी इन 2 सालों के बाद चरमराहट हो गई, व्यवस्थाएं खत्म हो गई। आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट वोट बैंक, इट्स अबाउट द नेशनल इशूज़। ये देश के हित में हर व्यक्ति जो है उसको गवर्नेंस का सुख पहुँचे। आप उस बहन को जाके पूछो जिसका मकान उसके नाम पे बन गया, उस बहन को जाके पूछो जिसने अपने घर में चूल्हा जलाती थी आज वो गैस जला रही है, वो धन्यवाद कहती है। महंगा, आप क्या महंगाई कहते हो? 400 से 1100। नहीं, आप 2014 का आप निकाल के देखो, 2013 में भी 800-900 रुपये का सिलेंडर था। आज हम लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है और आज जो सब्सिडी वाले रेट है, जो उज्ज्वला वाले योजना वाले हैं, वो तो 400 रुपये है, 400-450 रुपये है। वो तो उतना महंगा नहीं है। महंगाई की बात नहीं है, हर व्यक्ति को आपने उस तरह तो अपने गवर्नेंस के अंदर जो है, जो आपके गवर्नमेंट में जो पढ़ते लोग हैं उनकी तनख्वाहें कितनी बढ़ी हैं, इनकम के सोर्सेज बढ़े हैं। तनख्वाहों से मुझे याद आया, एक इनकम के सोर्सेज बढ़े हैं। एक साइड ठीक है, तनख्वाहें बढ़ी है, लेकिन दूसरी साइड हमारे समाज का एक अहम तबका है जो हर डिपार्टमेंट में अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभा रहा है, चाहे वो SPOs हों या डेली वेजर्स हों, वो भटक रहे हैं, बार बार आने वाले समय में ये डेली वेजेस का इशू जो है, या इन सारे इश्यूज़ को जो लोकल इश्यूज़ हैं हमारे लिए, वो भी हमारे लिए भी बहुत प्राइम है। जिस तरह से ये धीरे धीरे करके एक एक करके इश्यूज़ को सॉल्व किया गया, ये भी आने वाले समय के अंदर ये इशू सॉल्व होंगे। भारतीय जनता पार्टी इन पे बहुत गहराई से विचार कर रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो गृह मंत्री हैं और खासकर हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और हमारे जो दोनों सांसद हैं, उन्होंने भी बड़ी बात जो है उस पर रखी है। और हमारे जो LG साहब हैं, आने वाले समय के अंदर वो भी मुझे लगता है आने वाले समय में इन सबको जो है डिसाइसिव एक डिसीजन देंगे। प्रिया जी, आखिरी सवाल मेरा, अपोजिशन पार्टियों का भी ये कहना है कि और पब्लिक डोमेन में भी ये बात चल रही है कि जैसे इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार। अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार करती है तो कहीं खदशा है लोगों को कि कहीं संविधान ना चेंज हो जाए, आइन ना चेंज हो जाए, और यहाँ तो आने वाले 50 साल में इलेक्शन ही नहीं होंगे अगर आपकी बार भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार किया। ऐसी बात नहीं है, आप कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़ें। जवाहरलाल नेहरू जी ने कितनी बार संविधान को चेंज किया। इंदिरा गांधी जी जिसने इमरजेंसी लाई, किसने ये काला दिन कौन देखने को किसको दिया? तो ये कहना कि 400 पार होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं वो, अब इन 10 सालों में क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया? हम तो तभी भी फुल मेजॉरिटी में थे। हम लोग तो 282 सीट्स हमने पहली बार 2014 में ली थी, 303 सीट्स NDA की आपकी 2019 में आई हैं। 400 पार भी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई खतरा नहीं। खतरा इन लोगों को खुद को लग रहा है अपने आप को कि ये जो कहते हैं ना कि लोकसभा में ऑपोजिशन का जो हक है वो भी कांग्रेस इस बार खोने लगे। 40 के नीचे आएंगी इनकी सीटें आने वाले समय के अंदर। घटक दलों को छोड़ के जो इनके साथ जो है इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस की सीटें जो है 40 से कम आएंगी। ये आप लिख के ले जाइए इस बार, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हर एरिया को टच किया है, करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनके खाते में 6,000 रुपये साल का गया है। करोड़ों ऐसी महिलाएं हैं जिनको 500 रुपया जो है प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय में पहुंचाया। उनके उज्ज्वला योजना से उनको किया है, उनके घर आवास बनाया है। और आपने कितनी ऐसी है लखपति दीदियाँ बना दी हैं, कितनी ऐसी। कभी आप सोच सकते थे कि एक महिला, एक आम गृहिणी जो महिला हो या एक गांव की महिला, उसको ड्रोन चलाना आता हो? आप देखिए आने वाले समय के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ एक ड्रिवन पार्टी रहेगी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है आपका सिस्टम रहेगा। इनकी तरह नहीं है ये बोलते रहे गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी। गरीबी अगर किसी ने हटाई तो माने प्रधानमंत्री ने हटाई है। अगर इकोसिस्टम आपका बनाया स्टार्टअप्स का तो वो प्रधानमंत्री जी ने बनाया। मुझे बताएं कि कांग्रेस किस हद तक कह रही है कि हम जो है
आने वाले समय के अंदर वो करेंगे। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2024 को छोड़ के 2047 के बारे में बात कर रही है कि हमने उस समय तक अपने देश को कहाँ लेके जाना है। आपने वंदे भारत देखी है, इंडिजिनस है, एक एक पार्ट उसका हिंदुस्तान में बना है। आपने अगर शिप्स देखी हो यहाँ की, तो वो आपने जो बाहर के कोचेस देखे तो वो यहाँ के इंडिजिनस है। डिफेंस में इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं जो बाहर से निर्यात करते थे, आज इंडिजिनस है, लोकल है। आपने जो वैक्सीन भी आपने जो लगाई है, कोविड की वैक्सीन जो लगाई है, वो भी इंडिजिनस है। हम पहले जो था बाहर से हम मंगाते थे, कोई देश देता था, वो आपको पूरी नहीं पड़ती थी। आज एक एक व्यक्ति को जो है वो आपको वैक्सीन लगी है, वो इंडिजिनस है, यहाँ के साइंटिस्ट ने बनाई है। तो एक ऐसा दौर है जिसके अंदर हर व्यक्ति को हर सुख को मिला है, और गवर्नेंस को कैसे चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से मोटिवेट करना है, साइंटिस्ट को किस तरह से आपने एक मोटिवेशन करना है, वो प्रधानमंत्री जी से कांग्रेस को सीखना पड़ेगा। प्रिया जी, एक और अहम बात जम्मू कश्मीर के अंदर कहा जा रहा है, ये हिज़्ब इस्लाह भी मानती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ABC टीम्स जो है वो अपने जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार की हैं। कितनी सच्चाई है? एनसी और कांग्रेस, एनसी कांग्रेस और पीडीपी को भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। उनको लोग ही उनको जो डिफरेंस देख रहे हैं ना, आप जाके श्रीनगर देखिए, लाल चौक के ऊपर जब तिरंगा फहरता है तो बहुत ज़्यादा मान सम्मान अपने देश के लिए होता है। अगर ये पॉसिबल हुआ तो फिर यहाँ ये सवाल बनता है ना, तो कश्मीर से फिर ये तो वो लोग थे जो ये कहते थे कि एक तिरंगा, आप 370 को हाथ लगाओ, एक तिरंगा नहीं लहराया जाएगा। आज आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ हो, नेशनलिस्ट फोर्सेस जब एक्टिव होंगी ना दोनों खितों में, जम्मू और कश्मीर के अंदर, इनको मुँह तोड़ जवाब हम लोग नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, इनको अपने लोग देने वाले आने वाले समय के अंदर, जिन्होंने डिफरेंस देखा इन 10 सालों के अंदर, काम होता हुआ, सड़कें गांव-गांव तक पहुंचती हुई, पानी हर जगह पहुंचता हुआ, महिलाओं को सम्मान देता हुआ, एक टूरिज़्म का जो एक दौर है वो देखा हुआ। आपने देखा हड़ताल होती थी हर बार, आज आप देखिए हड़तालें नहीं होती हैं वहाँ पर। तो ये जो पीस और डेवलपमेंट का जो एजेंडा हमने इन 5 सालों में, 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देखा है, वही एक मुंह तोड़ जवाब होगा इन लोगों के लिए, एनसी और कांग्रेस और पीडीपी के लिए। प्रिया जी, हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज? व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को उधमपुर डोडा से पुनः से दिया है, और कल उसकी वोटिंग है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, इस देश के पक्ष में वोट करें, और ख़ासकर जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए जो है आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में वोट करें। दूसरा, आपका 26 तारीख को हमारे माननीय सांसद आदरणीय भाई जुगल किशोर शर्मा जी यहाँ से जम्मू रियासी वाली सीट से हैं, उनके प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में भी 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है हम उनके पक्ष में वोट करें, क्योंकि ये दिस वोट ऑफ योर्स इज़ फॉर नेशन बिल्डिंग, दिस वोट ऑफ योर्स इज़ फॉर विमेन बिल्डिंग। जो आपकी विमेन डेवलप्ड नेशन है उसके लिए है, और कहीं ना कहीं जो है अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए है। आने वाले समय के अंदर पीस हो, डेवलपमेंट हो, देश आगे तरक्की करेगा, तभी हमारा प्रदेश करेगा, तभी हमारे बच्चे जो है नेक्स्ट जनरेशन्स करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। प्रिया जी, बहुत शुक्रिया पीर पंजाब स्पीक के साथ बात करने। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपसे यही गुजारिश है कि आप बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें और भारी तादाद में अपने घरों से निकल के अपना वोट कास्ट करें और अपना मनपसंद लीडर चुनें जो आपकी रहनुमाई कर सके, जो आपके दुख दर्द तकलीफ़ें समझ सके। इसी के साथ इजाज़त लेने से पहले फिर आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आप पीर पंजाब स्पीक को यूट्यूब पर देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।